Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to start our new chapter, chapter number 6, Emergence of Independent States. It is the chapter just after the Mughal Empire. After the decline of Mughal Empire, many states or province, small kingdom declare themselves as independent states. So that's why this chapter is here. So let's start. The Mughal Empire had knitted the whole country into one single unit. मुगल एम्पायर पूरे कंट्री को एक सिंगल यूनिट में नीट करके रखा था, मतलब बांध कर रखा था. द डेथ ऑफ द एम्पायर औरंगजेब लेड अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. जैसे ही मुगल एम्पायर औरंगजेब का डेथ हुआ, उसके बाद से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया. ग्रेजुअली इट्स लॉस्ट ग्लोरी एंड द एम्पायर बिकम लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर अराउंड दिल्ली. जैसे धीरे धीरे मुगल एम्पायर का ग्लोरी कम होता गया, उसका चमक कम होता गया, या फिर उसका इफ़ेक्ट जो था वो कम होता चला गया, और धीरे धीरे वो सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर में ही दिल्ली के चारों ओर सिमट कर रह गया. इन 1803 द ब्रिटिश आर्मी ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड द मुगल एम्पायर बिकम अ मेयर प्रिजनर. मुगल एम्पायर को प्रिजनर बना लिया गया और दिल्ली पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया. 1803 की बात है. द वॉर ऑफ सक्सेशन हैड बिकम अ ट्रेडिशन अमॉन्ग द मुगल्स. मुगल के टाइम पे वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो एक ट्रेडिशन था. ट्रेडिशन कहने का मतलब है जैसे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर उसका बेटा. इट मीन्स वॉर ऑफ सक्सेशन, सक्सेस करने का जो वॉर था वो. द डेटोरिएटेड द पॉलिटिकल एंड द फंक्शनल financial condition of the empire. This deteriorated the political and the financial condition of empire. इससे वहाँ मुगल एम्पायर का जो पॉलिटिकल कंडीशन था और जो फिनेंशियल कंडीशन था वो डेट्रोइट होता चला गया. Many local and the religious और द रिलीजन फोर्सेस स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंडिया. लोकल रूलर के साथ साथ कुछ रिलीजन फोर्सेस भी थे जो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते चले गए या फिर न्यू स्टेट के रूप में इमर्ज होते चले गए. In the 18th century, a large number of independent state and semi-independent power came to in the front like Bengal, Awadh, and Hyderabad, Mysore, and Maratha kingdom. The British had to overcome this power to establish their empire in India. इंडिया में अपना खुद का empire establish करने के लिए ब्रिटिश को ये सारे छोटे छोटे किंगडम प्रोविंस के ऊपर कब्जा करना था. Some of these states had come into existence because of the breaking away of the governor of the province from the Mughal Empire. मुगल एम्पायर से ब्रेक होने के बाद या मुगल एम्पायर से अलग होने के बाद जो भी गवर्नर थे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते गए. एंड दैट्स वाई these small kingdoms came into existence. Some other states came into power because of the revolt by local chief and जमींदार. कुछ किंगडम और कुछ प्रोविंस इसलिए भी इंडिपेंडेंट होते चले गए क्योंकि वहाँ के जो लोकल चीफ और ज़मींदार थे वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे. बट अनफॉर्चुनेटली दे वेर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर स्टेट. लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था कि वो अपने स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर पाए. इंडिपेंडेंट तो खुद को डिक्लेयर कर दिए, मुगल से अलग भी हो गए और खुद का रूल भी हो गया, बट इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप नहीं हो पाया. So let's we start from the states or the new emerging states. First of all, start with Bengal. Murshid Quli Khan took advantage of the weak central authority and took over the control of Bengal, where he had been appointed as a सूबेदार and then a दीवान. कहता मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर बना. उससे पहले ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार एंड देना दीवान. सूबेदार बनाया गया उसको, जैसे सूबा का हेड जो थे वो सूबेदार कहलाते थे, एंड देन ये दीवान बन गया. ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1717. 1717 में बंगाल का गवर्नर बना था. एस्टेब्लिश इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर, और वहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस को इस्टेब्लिश किया. ही ऑर्गेनाइज द रिवेन्यू सिस्टम एंड गेव लोन टू द पुअर कल्टिवेटर. ये रिवेन्यू सिस्टम शुरू किया, मतलब लोन देने का सिस्टम, और धीरे धीरे जितने भी पुअर कल्टिवेटर थे उनको लोन देना शुरू किया ताकि वो खुद को डेवलप कर सकें और उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो. ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द हिंदूज एंड द मुस्लिम इन द अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिशियल पोस्ट. इट मीन्स
he adopted the policy of religious tolerance. After the death of Murshid Quli Khan, Sujauddin and Ali Wardi Khan became the Nawab of Bengal subsequently. मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन और अली वर्दी खान नवाब बना बंगाल का. All three Nawab of Bengal realized that the importance of the trade and thus he provided all facilities to the local and the foreign merchants. नवाब बंगाल का नवाब बनने के बाद ये जो तीन नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और अली वर्दी खान, they realized the importance of trade and thus provided the facility to the local and the foreign traders or merchants or the businessmen. They built roads, thanas, etc. to provide the facilities to the traders. They even forced the officials of the East India Company to obey the laws of the land and pay the same custom duties as paid by the local merchant. उनके द्वारा ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि जो लैंड टैक्स या फिर जो टैक्स, जो ड्यूटीज़ लोकल मर्चेंट पे करते हैं, वही ड्यूटीज़ उनको भी पे करना होगा. ब्रिटिश को किसी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा. एग्जेम्प्ट करना मतलब छूट देना, EXEMPT. डू यू नो द नवाब ऑफ बंगाल वेयर शॉर्ट साइटेड. बंगाल के नवाब औरंगजेब के जैसे ही शॉर्ट साइटेड थे, बहुत दूर तक ये नहीं देख पाते थे. क्या नहीं देख पा रहे थे, आइए देखते हैं. एंड फेल टू सी द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के लिए थ्रेट बनता जा रहा था, इस चीज़ को कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए थ्रेट था. एज दे वेयर इग्नोरेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन काउज बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज इन अफ्रीका, पार्ट ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका. ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी जो थे वो अफ्रीका में, एशिया में और साउथ अमेरिका में जो वहाँ के ट्रेडिंग कंपनी से उनको डिस्ट्रॉय कर चुके थे, फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुके थे और अब ये इंडिया की तरफ मूव किए थे. बट इंडिया के जो नवाब थे वो ब्रिटिश के इस पॉलिसी को नहीं देख पा रहे थे. कम ऑन टू द अवध. Sadat Khan laid the foundation of a kingdom that in the province of Awadh when the Mughal Emperor Muhammad Shah appointed him as the governor of Awadh in 1722. मुगल एम्पायर जो मोहम्मद शाह था वो सादत खान को अवध का गवर्नर अपॉइंट किया था 1722 में. He controlled the opposition by the जमींदार and reformed the revenue system to protect the peasant from the जमींदार. peasant को जमींदार से बचाने के लिए रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था, रिफॉर्म किया था. किसके जैसा, सेम रेवेन्यू सिस्टम जो बंगाल में मुर्शिद कुली खान शुरू किया था. कैसे जमींदार को बचाने, जमींदार से बचाने के लिए, क्योंकि जब इनके पास पैसा नहीं होता था, वेल्थ नहीं होता था, प्रॉपर्टी नहीं था पीजेंट के पास, तो वो ज़मींदार से लोन लिया करते थे और ज़मींदार उनको हाई रेट पे लोन दिया करता था, जिससे वो धीरे धीरे इंडेप्टेड होते चले जाते थे और उनका ज़मींदार जो था वो एक्वायर कर लिया करता था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया करता था. तो जब उनको रेवेन्यू सिस्टम मिलेगा, उनको लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ से, जैसे सादत खान प्रोवाइड किया था, तो ऑब्वियस बात है कि उनको ज़मींदार से पैसा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उनका ज़मीन भी बचेगा और वो धीरे धीरे राइज भी करेंगे. सादत ही इस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ वेल पेड, वेल ट्रेंड एंड वेल आर्म्ड आर्मी. वेल पेड, अच्छा पैसा दिया करते थे वो आर्मी को, वेल ट्रेंड, अच्छी ट्रेनिंग, एंड वेल आर्म्ड आर्मी, और पूरी तरह से उनको आर्म्ड किया गया था, हथियार दिया गया था, वेपन प्रोवाइड किया गया था. Sadat Khan's nephew Safdarjung succeeded him in 1739. It means Sadat Khan ruled over Awadh almost 17 years, 1722 to 1739 CE. He also became a wazir at the Mughal court. Mughal court में वो वजीर भी था. He established peace which led to the development and prosperity of Awadh. वो peace establish किया था अवध में, किस चीज़ के लिए, तो अवध के डेवलपमेंट के लिए और उसके प्रॉस्पेरिटी के लिए. प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, फुलफिलनेस विथ ओवरऑल, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, पूरी तरह से लोग सुखी संपन्न थे, लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी लोगों के पास किसी भी तरह का कोई किसी भी चीज़ का स्कैर्सिटी नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था या किसी भी तरह की कमी नहीं थी लोगों के पास. हाँ, ये नहीं था कि जो जितने भी लोग थे वो सारे इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन था सबका, कुछ अमीर थे तो गरीब भी थे, बट जो गरीब थे ऐसा नहीं था कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे. उसके लिए गवर्नमेंट या जो भी रूलर थे, जो एम्पायर थे, वो काफ़ी उनकी हेल्प किया करते थे. इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट. It also helped in the growth of Lucknowi culture
अराउंड दी अवध कोर्ट, अवध के कोर्ट में लखनवी कल्चर को भी अडॉप्ट किया गया या फिर प्रमोट किया जा रहा था। नेक्स्ट इज हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाई निज़ामुल मुल्क। हैदराबाद को फाउंड किया गया था निज़ामुल मुल्क के द्वारा, एंड निज़ामुल मुल्क द रियल नेम इज निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ इन 1724। ही वॉज अ पावरफुल नोबल अंडर द मुगल एम्पायर। ये भी एक पावरफुल एम्पायर था, पावरफुल रूलर था, नोबल था मुगल एम्पायर के टाइम पे। मुगल एम्पायर कौन? फ़र्रुखसियर। तो हैदराबाद का मुगल एम्पायर फ़र्रुखसियर, अवध का मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह, जो कि अवध में मोहम्मद शाह सादत खान को गवर्नर बनाया था, और हैदराबाद में फ़र्रुखसियर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ को। ही वॉज मेड द वायसराय ऑफ डेक्कन टू सप्रेस द अपोजिशन एंड टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो वायसराय बन गया डेक्कन का, किस चीज़ के लिए? टू सप्रेस द अपोजिशन, अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए। किसके अपोजिशन को? एंड टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। In 1720 he became a वजीर ऑफ द एम्पायर। सेम एज इट इज सादत खान के जैसा ये भी वजीर बन गया एम्पायर के कोर्ट में। नेक्स्ट इज एम्पायर कौन? मोहम्मद खान। He tried to improve the administration but was disgusted with the corruption and fickle-mindedness of the emperor। कहता है वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना चाह रहा था, इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, बट ही वॉज फेल्ड ओनली बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड फिकल माइंडेडनेस। फिकल माइंडेडनेस मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस एंड द वीक थिंकिंग ऑफ द एम्पायर। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू डेक्कन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट। वो फिर से क्या सोचा कि डेक्कन की तरफ वापस लौट के हैदराबाद का फाउंडेशन करेगा, बट नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल रूलर। लेकिन वो इस चीज़ को कभी भी मुगल रूलर के सामने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि अगर डिक्लेयर कर दिया होता तो मुगल एम्पायर इसको मरवा दिया होता और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इमरजेंस होने का मौका नहीं मिल पाता। ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ जमींदार एंड पुट एन इन टू द corruption in the revenue system, but after his death in 1748 disturbance started in Hyderabad again। लेकिन 1748 में असफ जहाँ के मरने के बाद या निज़ामुल मुल्क के डेथ के बाद हैदराबाद में फिर से डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गया और हैदराबाद धीरे धीरे वीक होता चला गया। The state of Bengal, Awadh and Hyderabad never openly asserted their independence even though they had established independent kingdom। कहता है the state of Bengal, Awadh and Hyderabad never openly asserted their independence। कभी भी ओपनली खुद को ये लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर पाए, जबकि इवन दो दे हैड इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम, जबकि वो इंडिपेंडेंट थे फिर भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करते थे क्योंकि ब्रिटिश का उनको डर था। They continued to please the emperor by sending tribute or by helping him in the time of need। वो धीरे हमेशा टाइम टू टाइम एम्पायर को ट्रिब्यूट किया करते थे, ग्रेड किया करते थे और एम्पायर को हेल्प प्रोवाइड किया करते थे जब इनको जरूरत होती थी तब। बट देयर वेर अदर स्टेट दैट ओपनली asserted their independence from the Mughal empire। they were सिख, मराठास एंड दी राजपूत। सिख, मराठा और राजपूत जो थे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे, बट बंगाल, अवध और हैदराबाद ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिख। गुरु नानक वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। Sikhism was a religious reform movement, but Guru Gobind Singh, the 10th Guru, transformed the Sikh into a powerful political and military force। शुरू से सिख जो था वो एक रिलीजियस कम्युनिटी था, बट कब तक? गुरु गोविंद सिंह से पहले तक, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का रूल जैसे ही शुरू हुआ, गुरु गोविंद सिंह सिख को या सिख धर्म को पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री फोर्स के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए या ट्रांसफॉर्म कर दिए। ही फॉट मेनी वॉर अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आफ्टर द डेमाइज ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। गुरुशिप का जो ट्रेडिशन था वो खत्म हो गया पूरी तरह से, एंड सिख धर्म के जो फाउंडर थे वो थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट इज द लीडरशिप ऑफ द सिख passed into the hands of the trusted disciple
बंद बहादुर के हाथ में सिख का जो नेक्स्ट लीडरशिप था वो ट्रांसफर हुआ। ही ट्राइड टू यूनाइट द पीजेंट एंड लोअर कास्ट एंड वेज एन unequal war against the Mughal army but failed. The upper caste in Punjab were against him and hence joined his opponent. Upper caste in Punjab were against him. पंजाब के जो अपर कास्ट थे वो इनके अगेंस्ट थे एंड हेंस जॉइंड हिज अपोनेंट। और उसके बाद जो अपर कास्ट थे वो गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट जाकर बंद बहादुर के अपोनेंट को ज्वाइन कर लिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो सिख धर्म को राइज होता हुआ देखे या सिख कम्युनिटी को आगे बढ़ता हुआ देखे। तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग इसका अपोज कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग मुगल का अपोज करें। नेक्स्ट इज द प्लंडर काउड बाय द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। द प्लंडर काउड बाय द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द सिख टू राइज वंस अगेन। लेकिन नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के कारण फिर से सिख को एक मौका मिला राइज होने का एंड इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द सिख टू राइज वंस अगेन। दे लूटेड एंड फोर्टिफाइड देयर आर्मी टू इस्टेब्लिश अ सिख स्टेट। ये लोग अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आर्मी को लूटना शुरू किए, उसके एरिया को लूटना शुरू किया और उसके बाद सिख स्टेट को इस्टेब्लिश किए। दे टूक ओवर पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब और जम्मू वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया। नेक्स्ट इज डू यू नो महाराजा रंजीत सिंह एक्वायर द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर। महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा वर्ल्ड फेमस कोहिनूर को एक्वायर कर लिया गया था। जो कोहिनूर क्या था? डायमंड था एंड ब्राउट इट बैक टू इंडिया विच हैड बीन टेकन अवे बाई नादिर शाह। जिसको नादिर शाह छीन कर ले गया था या लूट कर ले गया था, उसको नादिर शाह को डिफीट करने के बाद फिर से इंडिया वापस ले आएगा। किसके द्वारा? तो सिख वॉरियर महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी राजा रंजीत सिंह रोज टू पावर। 18th सेंचुरी के अंत तक, इट मीन्स 1780 से लेकर 1800 तक का समय को मान सकते हैं 18th सेंचुरी का एंड। ही वॉज अ बॉर्न लीडर। वो बॉर्न लीडर मतलब पैदा ही लीडर हुए थे। अ ब्रेव सोल्जर, एक ब्रेव सोल्जर भी थे एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख कर सकता अच्छे से। ही कैप्चर लाहौर एंड अमृतसर। पंजाब एंड जम्मू के बाद लाहौर और अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया गया। ही ब्राउट ऑल द सिख चीफ अंडर हिज कंट्रोल। जितने भी चीफ सिख के चीफ थे उसको अपने कंट्रोल में रख रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि उनको अपने साथ मिला लिए थे। एंड इस्टेब्लिश हिज किंगडम इन पंजाब, और पंजाब में अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर दिए। ही ऑल्सो कॉन्क्वर्ड कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। धीरे धीरे इनके द्वारा कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पे भी कब्जा कर लिया गया। हिज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन। इनका आर्मी वेल इक्विप्ड था और डिसिप्लिन था। इट कंप्राइज्ड ऑफ सिख एज वेल एज गुरखास, बरियास, उड़ियास, पठान, दोगरास एंड पंजाबी मुस्लिम्स। मतलब ये अपने आर्मी को इस तरह से वेल इक्विप किए थे कि सिर्फ सिख धर्म के ही लोग नहीं, और भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग को ये अपने साथ मिला चुके थे, जैसे गुरखास, भारियास, उड़ियास, पठान्स, दोगरास एंड पंजाबी मुस्लिम्स। ही ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड कैनन्स। तोप का भी निर्माण किया गया था, कैनन्स का निर्माण किए थे या फिर मैन्युफैक्चर किए थे। राजा रंजीत सिंह यूज द पॉलिटिकल पावर ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज एज ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। अपने आप को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए ये एक ही पॉलिसी अपनाते थे, वो था टॉलरेंस। क्यों? सबके तरफ अगर टॉलरेंस का व्यू रखेंगे तो हर कोई मेरे साथ होगा। As he was tolerant toward the other religions. His most trusted minister was फ़कीर अजीज़ुद्दीन एंड हिज फिनेंस मिनिस्टर वॉज दीवान दीनानाथ। जो सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर था राजा रंजीत सिंह का वो फ़कीर अजीज़ुद्दीन था एंड फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? दीवान दीनानाथ। ही वॉज अ क्लेवर डिप्लोमेट, काफ़ी चालाक डिप्लोमेट था, पॉलिटिशियन था। द ईस्ट ऑफ when the British took over the control of the Sikh state in the east of Satluj, he kept quiet as he realized their superior military strength. In this way, he saved his own kingdom from them for the time being. After his death, the British conquered his kingdom. मतलब जब तक राजा रंजीत सिंह रहे तब तक सिख के किंगडम को ब्रिटिश एक्वायर्ड या एनेक्स नहीं कर पाए, कॉन्क्वर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, ब्रिटिश राजा रंजीत सिंह के किंगडम को कॉन्क्वेट कर लिए।
क्यों? क्योंकि राजा रणजीत सिंह काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने अपने सेना को, अपने आर्मी को वेल इक्विप्ड कर कर रखा था, ताकि कोई भी उनके एरिया को कॉन्क्वर्ड ना कर सके। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मराठा से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिलहाल यहीं तक। बाकी कोई भी अगर क्वेरीज हो तो मैसेज में टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।